टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि अम्फान नामक चक्रवाती तूफान ने हाल ही में किस क्षेत्र में दस्तक दी है। ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर अराफुरा सागर। भारतीय मौसम विभाग के साइक्लोन वार्निंग डिवीजन के अनुसार हाल ही में अम्फान नामक चक्रवाती तूफान का निर्माण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। इसकी गति 170 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इस गति के आधार पर इसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान यानी एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया गया है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन सी यानी बंगाल की खाड़ी। तो आइए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मई, 18 मई, 19 मई या फिर 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का उद्देश्य इस तथ्य पर जागरूकता बढ़ाना है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। 1977 से हर साल ICOM यानी द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 18 मई। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? ऑप्शन है एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस या फिर लातविया। बाल्टिक देशों के समूह एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए जो कदम उठाया है उसे ट्रैवल बबल के रूप में जाना जा रहा है। ट्रैवल बबल बनाने का अर्थ उन देशों या राज्यों को फिर से जोड़ना है जिन्होंने कोरोना महामारी को रोकने के लिए घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे बबल के माध्यम से सदस्य देश या क्षेत्र आपस में व्यापार संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और यात्रा एवं पर्यटन जैसी गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों बाल्टिक देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और इन देशों ने कोरोना महामारी के नियंत्रण में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यदि बेलारूस की बात करें तो यह लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और रूस की सीमा से लगा हुआ एक भू आबद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री है और यह बाल्टिक देशों के समूह में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बेलारूस। खबरों में रहे शब्द हेंको का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक रोबोट, एक अंतरिक्ष यान, एक लिपि का नाम या फिर एक व्यक्तिगत स्टैंप। हेंको एक व्यक्तिगत स्टैंप या मुहर है जिसका संबंध जापान से है। जापान में कोविड-19 के केसेस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में हेंको ट्रेडिशन आलोचनाओं के घेरे में आता जा रहा है। कई इंडस्ट्री लीडर्स ने हेंको मुहर का उपयोग बंद करके डिजिटल मुहर लाने की बात कही है। दरअसल हेंको एक व्यक्तिगत मुहर है जो अन्य देशों में सिग्नेचर के बराबर माना जाता है और कई लेन देन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। छोटे साइज के गोलाकार अथवा चौकोर आकार के इस मुहर को स्टैंप पैड के जरिए गीला करके छापा जाता है। इस स्टैंप पैड को शुनिकु कहा जाता है। जब यह स्टैंप किसी दस्तावेज पर छापा जाता है तो उसे इंकान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि हेंको एक व्यक्तिगत स्टैंप है। एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर गोवा। एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य के दिबांग वैली जिले से है। दरअसल बीते दिनों संरक्षणवादियों के एक समूह और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पूर्व सदस्यों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर इस परियोजना के लिए एक उपसमिति द्वारा दी गई मंजूरी को अस्वीकार करने की मांग की है। संरक्षणवादियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट से जैव विविधता को गंभीर खतरा है और प्रोजेक्ट से संबंधित पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में कई तथ्यों की अनदेखी की गई है। उनके अनुसार इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र में 25 विश्व स्तरीय एंडेंजर्ड स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों को नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही लगभग 2.7 लाख पेड़ भी काटे जाएंगे। बता दें कि एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 3097 मेगावाट क्षमता वाली एक निजी क्षेत्र की परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका कैंपेन शुरू किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है।
इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। इस अभियान की उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश स्थानों पर यह अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चरण पादुका अभियान की शुरुआत इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से हुई थी। यह मानवीय पहल अब दमोह, उमरिया और सागर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में फैल गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। दूसरा कथन है नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। तीसरा कथन है विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3 या फिर तीनों में से कोई नहीं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस आधार पर पहला कथन सही है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, यानी कि तीसरा कथन भी सही है। अब दूसरे कथन को देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर, यानी कि दूसरा कथन गलत है। इस आधार पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.9 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है, जबकि 7.0 अथवा इससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, जिससे व्यापक जनधन की हानि हो सकती है। इस आधार पर दोनों कथन सही हैं, लेकिन विकल्प में सही नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दोनों में से कोई नहीं, यानी कोई कथन गलत नहीं है। 8वां प्रश्न देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तीसरा कथन है भूकंपीय तरंगें 4 प्रकार की होती हैं। और चौथा कथन है भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है जिसे भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें, यह सबसे तीव्र गति वाली तरंगें हैं, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। अगली हैं द्वितीयक तरंगें, यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और तीसरे प्रकार की हैं एल तरंगें, इन तरंगों का वेग सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भूकंपीय तरंगें 4 प्रकार की होती हैं, यह कथन गलत है। 9वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के विभिन्न घटकों और उनके द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है समुद्री तरंग स्टैक, नदी तटीय मेहराब, हिमनद हिमनद हिमोड़, पवन लोएस। अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तटीय मेहराब और स्टैक दोनों समुद्री तरंगों द्वारा बनते हैं। समुद्री तरंगों के लगातार चट्टानों से टकराने के कारण एक दरार बनती है जो धीरे धीरे बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसे समुद्री गुफा कहते हैं। इस समुद्री गुफा के बड़े होते जाने से इसमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब का निर्माण होता है। इसके बाद लगातार अपर्दन होने से छत भी टूट जाती है और केवल दीवार ही बचती है। इसी दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। नदियों द्वारा जलप्रपात बनाया जाता है। जब नदी मैदानी मार्ग में प्रवेश करके मोड़दार मार्ग में बहने लगती है तो इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं।
हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट और मिट्टी इकट्ठा होकर हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। वायु बालू के महीन एवं छोटे कणों को उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नदी और तटीय मेहराब आपस में सुमेलित नहीं है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सतह स्थल मंडलीय प्लेटों पर टिकी होती है? ऑप्शन है महाद्वीप, महासागर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। महाद्वीप और महासागर दोनों की सतह स्थल मंडलीय प्लेटों पर टिकी होती है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें भूपर्पटी में पाई जाती हैं। इनमें से अनेक बड़े आकार की होती हैं जबकि कुछ छोटी, कठोर एवं असमान आकार की होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो चलिए अब आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी JNTBGRI निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, तिरुवनंतपुरम या फिर गुवाहाटी। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।